बहुत समय पहले की बात है। गंगापुर नामक नगर में सीताराम नाम का सेठ रहता था। वह लोगों को ब्याज पर रुपए देने का काम किया करता था। उसके पास गंगापुर के अलावा भी दूर दूर से लोग पैसे लेने के लिए आया करते थे और वादे के मुताबिक जब उनके पास पैसे आते तो वह मूल के साथ ब्याज के पैसे भी चुका देते थे। सेठ सीताराम ब्याज पर पैसे तो देता था, लेकिन वह उसूलों का पक्का और ईमानदार आदमी था। वह समय से पहले ना तो किसी से पैसे मांगने जाता और ना ही किसी के साथ गलत व्यवहार करता था। इसके साथ साथ सीताराम में दो और भी गुण थे। वह बहुत ही दयालु और भगवान में विश्वास रखने वाला व्यक्ति था। अपने इन्हीं गुणों के कारण वह दूर दूर तक परिचित था। एक दिन की बात है, गंगापुर से लालू और रामू नाम के दो ठग गुजर रहे थे। सेठ सीताराम की प्रसिद्धि उन दोनों के कानों तक भी पहुंच गई थी। वह दोनों आपस में बातें करने लगे कि क्यों ना सेठ के पास जाकर कुछ पैसा उधार लिया जाए और फिर हम कुछ ऐसा करें कि हमें वह पैसा वापस भी ना चुकाना पड़े। यह सोचकर इन दोनों ठगों ने एक तरकीब सोची और सेठ सीताराम के पास चले गए। दोनों सीताराम की कोठी पर पहुँचे और सेठ जी से कहा, सेठ जी, हम दोनों बहुत दूर से आए हैं। हमारे गांव में पिछले साल अकाल पड़ गया था, जिसके कारण इस बार हमारे यहाँ पर कोई फसल नहीं हुई और हमारे घर में खाने के लिए अन्न का एक भी दाना नहीं है। इस बार बारिश अच्छी हो रही है और हमें उम्मीद है कि इस बार फसल ज़रूर अच्छी होगी। हमने आपके बारे में काफ़ी सुना है, इसलिए हम आपसे कुछ पैसे उधार लेने के लिए आए हैं। सेठ सीताराम ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, मैं तुमसे रुपए लेने का कारण और तुम्हारे रहने की जगह नहीं पूछ रहा हूँ। तुम मुझे सिर्फ इतना बताओ कि तुम्हें कितने पैसे चाहिए और तुम कब तक वापस करोगे। सेठ सीताराम की बात सुनकर लालू ने कहा, सेठ जी, हमें 10,000 रुपये की ज़रूरत है और हम आपका पैसा बहुत ही जल्दी चुका देंगे। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, उस जल्दी का कोई तो समय होगा। समय जाने बिना मैं तुम्हें कर्ज नहीं दे सकता। सेठ की समय वाली बात सुनकर लालू मक्कारी भरे स्वर में बोला, सेठ जी, कर्ज तो कर्ज ही होता है। कोई समय तो हम बता नहीं सकते, लेकिन अगर इस जन्म में नहीं दे सके तो अगले जन्म में ज़रूर चुका देंगे। सेठ ने उसकी बात सुनकर कहा, ठीक है, तुम अगले जन्म में वापस कर देना, मुझे तुम्हारी बात पर पूरा विश्वास है। यह कहकर सेठ सीताराम ने अपने मुनीम से कहा, इनका नाम खाते में लिख कर इन्हें 10,000 रुपये दे दो और यह भी लिख लो कि पैसा ब्याज के साथ अगले जन्म में वापस करेंगे। मुनीम ने जब यह सुना तो सेठ से कहा, सेठ जी, ये कर्ज वापस नहीं करेंगे। लेकिन सेठ जी ने मुनीम की बात न सुनकर कहा, लेकिन कुछ नहीं, तुम्हें जो कहा है वही करो। मुनीम ने उन दोनों का नाम लिखकर उनके हस्ताक्षर करवाकर उन्हें 10,000 रुपये दे दिए। दोनों ठग रुपये पाकर बहुत ही खुश हुए। उन्होंने बिना गिने ही रुपये जेब में डाले और सेठ सीताराम को धन्यवाद देकर वहाँ से चले गए। उन्होंने सेठ को मूर्ख बना दिया। उनके वहाँ से जाते ही मुनीम ने सेठ से कहा, मालिक, आप जानते हो कि वह आपको पैसे वापस करने नहीं आएंगे और इस कागज़ के अनुसार तो हम कानूनन भी उनसे पैसे वापस नहीं ले सकते, तो फिर आपने उनको पैसे उधार क्यों दिए। सेठ ने मुनीम की बात सुनकर कहा, मुनीम जी, यह सब कुछ मैंने जानबूझकर किया है और यह मैंने क्यों किया, यह तुम्हें समय आने पर पता चल जाएगा। और एक बात याद रखना, कर्ज कर्म के सम्मान होता है। इस जन्म में लिया गया कर्ज अगले जन्म में भी मनुष्य के साथ रहता है और उसी के अनुसार ही मनुष्य को नया जीवन मिलता है। सेठ सीताराम की यह बातें मुनीम को समझ में नहीं आई। उधर दोनों ठग खुशी खुशी अपने रास्ते पर चले जा रहे थे। तभी लालू ने कहा, यह सेठ तो हमारी उम्मीद से ज़्यादा बेवकूफ़ निकला। मैं तो सोच रहा था कि हमारे अगले जन्म की बात सुनकर सेठ हमें पैसे नहीं देगा, लेकिन उस बेवकूफ़ ने तो हमें इतनी बड़ी रकम कर्ज में दे दी है। उस मूर्ख ने इतना भी नहीं सोचा कि अगले जन्म में यह कर्ज भला कौन चुकाएगा। उनकी बातें सुनकर
रामू ने कहा, चलो हमें इससे क्या लेना देना, हमारा तो इसमें फ़ायदा ही फ़ायदा है। चलो अब किसी दूसरे गांव में जाकर कुछ दिन आराम से गुजारते हैं। दोनों को चलते चलते काफ़ी समय हो गया था। रात होने वाली थी। दोनों ने सोचा कि रात होने वाली है, किसी के घर में रहने के लिए जगह ढूंढी जाए। यह सोचकर उन्होंने एक घर का दरवाज़ा खटखटाया। वह घर एक किसान का था। किसान बाहर आया तो लालू ने किसान से कहा, भाई हम दोनों परदेसी हैं और रात गुजारने के लिए जगह चाहते हैं। जब किसान ने उनकी बात सुनी तो कहा, कोई बात नहीं भाई, मैं अभी आपके रहने का इंतज़ाम कर देता हूँ। यह कहकर अपने घर के आंगन में उनके लिए चारपाई लगा दी और उनको कहा, अगर आपको खाने की ज़रूरत है तो मैं आपको खाना भी खिला सकता हूँ। उन दोनों ने किसान की बात सुनकर कहा, नहीं भाई, खाने की हमें ज़रूरत नहीं है, हम तो सिर्फ आराम करना चाहते हैं। हमें आपने रुकने के लिए जगह दे दी, बस इतना ही काफ़ी है। दोनों काफ़ी थके हुए थे, इसलिए वह जल्दी ही सो गए। अचानक आधी रात के समय लालू को कुछ आवाज़ सुनाई दी, जिसके कारण उसकी नींद खुल गई। लालू इस आवाज़ को सुनकर डर गया और उठकर बैठ गया। जब उसे कुछ समझ में नहीं आया तो उसने रामू को उठाया और सारी बातें बताई। दोनों बहुत ध्यान से उन आवाज़ को सुनने लगे। दोनों बोलने वालों की तलाश में इधर उधर देखने लगे, लेकिन आसपास तो क्या, दूर दूर तक उन्हें कोई नज़र नहीं आया। हाँ, थोड़ी दूरी पर दो गाय जरूर खड़ी हुई थी। जब दोनों ने ध्यान से उन गायों की तरफ देखा तो वह बुरी तरह से चौंक गए। असल में यह आवाज़ उनकी ही थी, जो मनुष्य की भांति एक दूसरे से बातें कर रहे थे। यह देखकर लालू बोला, गाय और मनुष्य की तरह बातें कर रही है, ऐसा कैसे हो सकता है? उसकी बात सुनकर रामू ने कहा, भाई यह देखकर तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन यह बिल्कुल सच है कि दोनों गाय आपस में बातें कर रही है। फिर कुछ सोचकर दोनों उन गायों की बातें ध्यान से सुनने लगे। दोनों गाय में से एक गाय ने कहा, मित्र, आज मेरी तुम्हारे साथ आखिरी रात है। पहली गाय की बात सुनकर दूसरी गाय बोली, मैं भी तुम्हें यही कहने जा रही थी। अच्छा, पहले तुम बताओ कि तुम ऐसा क्यों कह रही हो? उसकी बात सुनकर दूसरी गाय ने कहा, वह इसलिए, अपना जो मालिक है उससे मैंने पिछले जन्म में 100 रुपये कर्ज लिए थे, लेकिन मैं पिछले जन्म में उसके पैसे वापस नहीं कर सकी, इसलिए मैं दूध देकर वह कर्जा चुका रही थी। कल मेरा कर्जा चूक जाएगा और सुबह ही मेरी मृत्यु हो जाएगी। उसकी बात सुनकर दूसरी गाय बोली, मेरी भी यही कहानी है, लेकिन तुम बहुत खुशकिस्मत हो जो तुम्हारा कर्ज खत्म हो गया और तुम्हें कल छुटकारा मिल जाएगा। लेकिन मेरे भाग्य में अभी और दुख झेलना लिखा है। कल एक आदमी आएगा जो मुझे किसान से छीन कर ले जाएगा और फिर अगले कई महीनों तक मुझे दुख सहने पड़ेंगे। उसकी बात सुनकर पहली गाय बोली, लेकिन वह दूसरा आदमी तुम्हें क्यों लेकर जाएगा? उसकी बात सुनकर दूसरी गाय ने कहा, यही मेरा भाग्य है, तभी तो हमारा मालिक उससे कर्ज लेकर अभी तक नहीं दे पाया है। कल वह आदमी आकर अपने पैसे मांगेगा और किसान के न देने पर वह मुझे डंडे मारते हुए अपने साथ ले जाएगा। उसकी बात सुनकर पहली गाय बोली, तब तो यह काफ़ी परेशान करने वाली बात है, मुझे तुम्हारे साथ पूरी हमदर्दी है। यह सुनकर दूसरी गाय बोली, मुझसे हमदर्दी मत करो, यह मेरे पिछले जन्म का कर्म है, इसलिए मुझे इस जन्म में भोगना ही पड़ेगा। यह बात सुनकर पहली गाय बोली, ठीक कहते हो, फिर छोड़ो हमारी बातों को, मुझे और तुम्हें तो अपने अपने कर्मों की सज़ा मिल गई है या फिर मिल जाएगी, लेकिन मुझे तो दुख उन दोनों आदमियों के लिए हो रहा है जो आज किसान के मेहमान बनकर आए हैं। उसकी बात सुनकर दूसरी गाय बोली, क्या मतलब है तुम्हारा? उन लोगों ने ऐसा क्या किया है? गायों की यह बात सुनकर दोनों ठगों के कान खड़े हो गए और वह ध्यान से सुनने लगे। दूसरी गाय बोली, उन लोगों ने क्या किया है? पहली गाय ने कहा,
तुम यह पूछो कि उन लोगों ने क्या नहीं किया। वे दोनों व्यक्ति ठग हैं और अब तक न जाने कितने लोगों को ठग चुके हैं और इस समय भी एक नगर के सेठ को ठग कर उससे कर्ज लेकर आए हैं। यह बात सुनकर दूसरी गाय बोली, इसका मतलब उन दोनों को सेठ का कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में उसका ऊँट बनना पड़ेगा। उन गायों की बात सुनकर दोनों के होश उड़ गए और उनमें से एक ठग ने कहा, दोस्त, इन दोनों को पिछले जन्म का कर्ज चुकाने के लिए गाय बनना पड़ा। उसकी बात सुनकर दूसरा ठग बोला, हाँ, और यह भी सुना कि हमें भी कर्ज चुकाने के लिए अगले जन्म में ऊँट बनना पड़ेगा। यह बात सोचकर ही दोनों के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई और उन्होंने सोचा कि अब हम सेठ का कर्ज अपने सर के ऊपर नहीं रखेंगे, इसको हम वापस कर देंगे और बाकी का जीवन हम लोगों की सेवा में गुजार देंगे ताकि हमारे सारे पाप इस जन्म में ही धुल जाएं। यह सोचकर दोनों ने तय किया कि वह सुबह होते ही वापस सेठ के पास जाएंगे और उसको उसके पैसे वापस कर देंगे और साथ ही ठगी का धंधा भी छोड़ देंगे और मेहनत और ईमानदारी की रोटी कमाकर खाएंगे। इसके बाद वह दोनों ठग सो गए, परंतु सोने के बाद भी उन्हें चैन नहीं था। उन्हें सपने में भी वही दोनों गाय दिखाई दे रही थी। सुबह किसान के रोने की आवाज़ से उन दोनों की नींद खुल गई। वह दोनों जल्दी से उठे तो उन्होंने देखा कि एक गाय सचमुच मर गई थी और किसान ज़ोर ज़ोर से रो रहा था। यह देखकर दोनों ठग समझ गए कि वह गाय बिल्कुल सच कह रही थी। इतने में एक गाय ने तो सचमुच दम तोड़ दिया और वह अपने मालिक के पिछले जन्म के कर्ज से मुक्ति पा चुकी थी। अभी कुछ समय ही गुजरा था कि तभी किसान के घर एक आदमी आया और वह किसान से कहने लगा, मेरा कर्जा तुमने अभी तक नहीं चुकाया है, अब तुम्हें इसका नतीजा भुगतना पड़ेगा। मैं तुम्हारी गाय को ले जा रहा हूँ। उस आदमी की बात सुनकर किसान ने कहा, भाई, मैं बहुत जल्दी तुम्हारा कर्ज चुका दूंगा, मेरी गाय को मत लेकर जाओ। देखो, मेरी एक गाय पहले ही मर गई है, मुझ पर दया करो। लेकिन उस आदमी ने बिल्कुल भी दया नहीं दिखाई और वह किसान की दूसरी गाय को डंडे मारता हुआ ले गया। यह सारी घटना दोनों ठग अपनी आंखों से देख रहे थे। दोनों ने इसी समय अपना सारा सामान लपेटा और गंगापुर के लिए रवाना हो गए। पूरा दिन चलने के बाद दोनों ठग सेठ की हवेली पर पहुंच गए और उन्होंने सेठ से कहा, सेठ जी, हमें बचा लीजिए। सेठ ने हैरानी से उससे पूछा, भाई, तुम लोग कौन हो? सेठ की बात सुनकर लालू बोला, सेठ जी, आप हमें इतनी जल्दी कैसे भूल गए? हम दोनों लालू और रामू हैं। कल ही तो हमने आपसे 10,000 रुपये कर्ज पर लिए थे। मुनीम ने उन दोनों की बात सुनकर कहा, सेठ जी, यह दोनों तो वही है जो कल कर्ज लेने के लिए आए थे और जिन्होंने अगले जन्म में कर्ज लौटाने का वादा किया था। मुनीम की बात सुनकर लालू और रामू ने कहा, हाँ सेठ जी, हम अपना कर्ज वापस करने आए हैं। यह लीजिए, मूल के 10,000 रुपये और ब्याज के 100 रुपये साथ में हैं और हमारा नाम अपने बही खाते से काट दीजिए। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, मैं कर्ज वापसी ऐसे ही नहीं लेता, मैं अपने उसूल का पक्का आदमी हूँ। तुमने रकम लौटाने का जिस समय वादा किया था, मैं उस समय ही यह कर्ज वापस लूँगा। तुमने अगले जन्म में कर्ज लौटाने की बात कही थी, इसलिए मैं अब अगले जन्म में ही लूँगा। सेठ की बात सुनकर लालू ने कहा, सेठ जी, यह आप क्या कह रहे हैं? भला कोई अगले जन्म में भी कर्ज चुका सकता है? लालू की बात सुनकर रामू ने भी कहा, हाँ सेठ जी, जब हम अभी आपका कर्जा लौटाना चाहते हैं तो फिर आप अगले जन्म की बात क्यों कर रहे हो? सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, भाई, मैंने पहले ही कहा था कि मैं अपने उसूलों का पक्का आदमी हूँ। जब तुमने मुझसे वादा किया था कि तुम यह कर्ज अगले जन्म में वापस करोगे, तो अगले जन्म से पहले मैं वापस नहीं लूँगा। रामू और लालू ने सेठ के आगे बहुत हाथ जोड़े, लेकिन सेठ ने उनकी एक न सुनी और बिना पैसे लिए उन्हें घर से बाहर निकाल दिया। दोनों ठग दुखी मन से वहाँ से चले गए। उन्हें बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह इस कर्ज से कैसे मुक्ति पाएंगे।
दोनों भटकते भटकते एक जंगल में पहुंच गए। वहां पर उन्हें एक महात्मा मिले। जब महात्मा ने उन दोनों से उनकी परेशानी का कारण पूछा तो दोनों ने सारी बात उनको सच सच बता दी। तब महात्मा ने उन्हें प्रायश्चित करने का एक उपाय बताया। महात्मा ने उनको कहा, बेटा, यहाँ से 2 किलोमीटर दूर एक गांव है जिसका नाम किशनगढ़ है। वहाँ पहुँचने पर तुम्हें सेठ का कर्ज उतारने का कोई ना कोई उपाय जरूर मिल जाएगा। महात्मा की बात मानकर वह दोनों आगे चले गए। थोड़ा सफ़र करने के बाद वह एक गांव में पहुंच गए। यह वही गांव था जिसके बारे में महात्मा जी ने उन्हें बताया था। वहां पहुंचकर उन्हें पता चला कि इस गांव में पानी का कोई कुआं नहीं है, इसलिए वहां के लोग पानी के लिए बहुत परेशान रहते हैं। पानी की ज़रूरत पूरी करने के लिए लोगों को दूर तक जाना पड़ता था। वहाँ की हालत देखकर लालू के दिमाग में महात्मा की बात याद आई। वह सोचने लगा, अगर यहाँ पर पानी का कुआं बना दिया जाए तो हमारा कर्ज ज़रूर उतर सकता है। यह सोचकर लालू ने रामू को अपनी योजना बताई, जिसे सुनकर रामू का चेहरा खिल गया। दोनों पास वाले खेत से 2 कुदाल ले आए और एक स्थान पर खुदाई करने लगे। वह दिन रात मेहनत करते गए और एक गहरा कुआं खोदने में सफल हो गए। उनके कुएं से पानी भी निकल आया। उसके बाद उन्होंने मिस्त्री को बुलाकर उसको पक्का करवा दिया। यह सब करवाने में उनका 10,000 रुपये का खर्चा हो गया। कुआं तैयार हो जाने पर लालू ने रामू से कहा, तुम डंडा लेकर कुएं की पहरेदारी करने के लिए खड़े हो जाओ, क्योंकि जैसे ही गांव वालों को पानी के बारे में पता चलेगा तो वह पानी लेने जरूर आएंगे। रामू ने लालू की बात सुनकर कहा, चिंता मत करो दोस्त, पानी लेने के लिए अगर स्वयं भगवान भी आ जाए तो मैं उन्हें भी कुएं से पानी नहीं लेने दूंगा। और फिर वह दोनों डंडे हाथ में लेकर कुएं की चौकीदारी करने लग गए। जब गांव वालों को उस कुएं के बारे में पता चला तो वह बर्तन लेकर तुरंत वहां पर पहुंच गए। गांव वालों को देखकर लालू ने कहा, इस कुएं से दूर रहो, हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं भरने देंगे। लोगों ने उनकी बात सुनकर कहा, तुम इस तरह की बात क्यों कर रहे हो? तुम लोगों को पता है कि गांव में पानी की कितनी कमी है। तुमने इस कुएं को बनाकर गांव वालों पर बहुत बड़ा उपकार किया है। लालू ने उनकी बात सुनकर कहा, वह सब तो ठीक है, लेकिन यह कुआं हमारा नहीं है, बल्कि गंगापुर के सेठ सीताराम जी का है। हम बिना उनकी इजाज़त के किसी को भी कुएं से पानी नहीं भरने दे सकते। हाँ, अगर तुमको कुएं से पानी चाहिए तो पहले सेठ जी की इजाज़त लेनी पड़ेगी। पूरे गांव वाले इकट्ठे होकर सेठ सीताराम के पास पहुंच गए और सेठ जी से प्रार्थना करने लगे, सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। सेठ सीताराम ने जब उनकी बातें सुनी तो उनसे पूछा, भाई, तुम किस तरह की बातें कर रहे हो? मैंने आपका क्या बिगाड़ा है? तब सभी गांव वालों ने सारी बात सेठ सीताराम को बताई और फिर कहा, सेठ जी, आप हमें अपने कुएं से पानी लेने की इजाज़त दे दीजिए ताकि हमारी परेशानी खत्म हो सके। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, लगता है आप लोगों को कोई गलतफहमी हो गई है। मैंने आपके गांव में कोई कुआं नहीं बनवाया। ज़रूर वह दोनों व्यक्ति आप लोगों से झूठ बोल रहे हैं। सेठ की बात सुनकर गांव वालों ने कहा, सेठ जी, आप ऐसा मत कहिए, हम लोग बड़ी उम्मीद लेकर आपके पास आए हैं। सेठ ने फिर कहा, भाई, जब मैंने कुआं बनवाया ही नहीं तो फिर भला मैं आपको पानी भरने की इजाज़त कैसे दे सकता हूँ? क्या वह मेरे कहने से तुम लोगों को पानी भरने दे देंगे? लोगों ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आपके कहने से वह हमें पानी ज़रूर भरने देंगे। हमें इस बात का पूरा विश्वास है। बस आप हमारे साथ चलकर उन दोनों व्यक्तियों को कह दीजिए। सेठ उनकी बात सुनकर उनके साथ चलने के लिए तैयार हो जाता है। सेठ सीताराम जब अपने मुनीम को लेकर उस गांव में पहुंचा तो दूर से उसने रामू और लालू को डंडे हाथ में लेकर कुएं की रखवाली करते हुए देखा। मुनीम ने उनको देखकर सेठ जी से कहा, यह दोनों वही हैं
जिन्होंने आपसे 10,000 रुपये कर्ज में लिए थे और अगले जन्म में कर्ज वापस करने की बात कही थी। मुनीम की बात सुनकर सेठ जी उनको पहचान गया और बोला, लेकिन इन कमबख्तों ने यहाँ पर क्या चक्कर चलाया है? उनके पास पहुंचकर सेठ ने कहा, क्यों भाई, यहाँ तुमने क्या चक्कर चलाया है? इस कुएं को, गांव वालों को तुम मेरा कुआं क्यों बता रहे हो? लालू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हमने कोई चक्कर नहीं चलाया सेठ जी, यह कुआं आपका ही है, इसलिए हमने बिना आपकी आज्ञा के गांव वालों को पानी लेने से मना कर दिया था। यदि आप आज्ञा देंगे तो हम उन्हें पानी ज़रूर भरने देंगे, हमें कोई आपत्ति नहीं होगी। सेठ उनकी बात सुनकर हैरान हो गए और बोला, तुम क्या बकवास कर रहे हो? जब मैंने कोई कुआं बनवाया ही नहीं तो उसमें मेरी आज्ञा की क्या ज़रूरत है? लालू ने सेठ की बात सुनकर कहा, यह बात ठीक है कि आपने कुआं नहीं बनवाया, लेकिन इस कुएं को बनवाने में रुपए तो आपके ही लगे हैं। सेठ उनकी बात सुनकर बोला, मेरे रुपए? मतलब वह कैसे? सेठ की बात सुनकर रामू बोला, सेठ जी, वह मैं आपको बताता हूँ। हमने जो 1 महीने पहले आपसे 10,000 रुपये का कर्ज लिया था, उसी से हमने यह कुआं बनवाया है। अगर आप यह कहते हैं कि यह कुआं मेरा है तो हमारा कर्ज चुकता हो जाएगा और गांव वालों की पानी की किल्लत भी दूर हो जाएगी। सेठ ने उनकी बात सुनकर कहा, मैं इस कुएं को कभी भी अपना नहीं कह सकता और मैंने तुम्हें जो कर्ज दिया है वह मैं वादे के मुताबिक तुमसे अगले जन्म में ही लूँगा। सेठ की बात सुनकर लालू ने कहा, तो फिर हम किसी को भी इस कुएं से पानी नहीं लेने देंगे, चाहे यह लोग हमारे सामने तड़प तड़प कर ही क्यों ना मर जाए। लालू की हाँ में हाँ मिलाते हुए रामू भी बोला, हाँ सेठ जी, अगर यह बिना पानी के मर गए तो इसका पाप आपके सर ही होगा, और यदि आप इसको अपना कुआं कहकर पानी लेने देंगे तो इसका पुण्य और गांव वालों की दुआएं भी आपको ही मिलेगी। उन दोनों की बातें सुनकर गांव वाले भी सेठ के आगे हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगे, सेठ जी, हम पर रहम कीजिए। सेठ सीताराम उलझन में पड़ गए, फिर कुछ देर सोचने के बाद बोला, ठीक है भाई, तुम लोग बहुत चालाक हो, तुम लोग जीते और मैं हार गया। आज से यह कुआं मेरा हुआ और मैं तुम्हें अपने कर्ज से मुक्त करता हूँ। गांव वाले खुशी से सेठ की जय जयकार करने लगे और पानी भरने के लिए बर्तन लाने के लिए अपने घर चले गए। गांव वालों के जाने के बाद सेठ ने लालू और रामू से कहा, यह बात तो ठीक है, तुमने जिस चालाकी से मेरे उसूलों को तोड़कर मेरा कर्जा वापस किया, उसके लिए मैं तुम्हारे दिमाग की दाद देता हूँ, लेकिन एक बात मुझे बहुत हैरानी है कि तुम इतनी जल्दी मेरा कर्जा वापस करने के लिए इतने उतावले क्यों हो गए, जबकि तुम पहले मुझसे कर्ज के बहाने ठगने के लिए आए थे। लालू ने सेठ की बात सुनकर कहा, हाँ सेठ जी, आप ठीक कह रहे हो, हम आपको मूर्ख बनाकर लूटने के लिए ज़रूर आए थे, लेकिन बाद में हमारी आंखें खुल गई। तब लालू ने सारी बात जो किसान के घर में हुई थी सेठ को बताई। सेठ और उसका मुनीम सारी बात सुनकर हैरान रह गए। सेठ ने मुनीम की तरफ देखा और पूछा, क्यों मुनीम जी, कुछ और जानना है? मुनीम सेठ की बात सुनकर कुछ नहीं बोला। तभी सभी गांव वाले बर्तन लेकर पानी भरने के लिए आ गए। अब पूरे गांव वालों के साथ साथ सेठ सीताराम भी खुश था। इस घटना के बाद रामू और लालू ने ठगी करने का धंधा छोड़ दिया और मेहनत मजदूरी करके अपना जीवन यापन करने लगे। दोस्तों, वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।